कश्मीर के हालात पर चर्चा कर रहे हैं। बात ये कर रहे हैं कि आज अलग अलग 8 अर्जियों पर जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक सुनवाई हुई है, जिसमें कई अलग अलग तरह की बातें कही गई हैं। गुलाम नबी आज़ाद को जहां राहत मिली है तो फारूक अब्दुल्ला को के ऊपर पीएसए लगा दिया गया है। बच्चों के हवाले से, कश्मीरी बच्चों के हवाले से जो अर्जी दाखिल की गई थी उसमें रंजन गोगोई ने सख्त टिप्पणी की और ये कहा है कि ये बहुत ही संजीदा बात है कि वकील हाईकोर्ट तक नहीं जा पा रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने बिटवीन द लाइन ये कहने की कोशिश की कि हालात उस तरह के अगर नहीं है तो ये सवाल पैदा करता है। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की ही एक सहाफी है, उन्होंने अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने ये कहा था कि फ्री फेयर जर्नलिज्म उन्हें करने नहीं दिया जा रहा है, यानी कि जर्नलिस्ट जिस तरह से काम करना चाहते हैं वो उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि वहां पर सहाफियों को तमाम तरह की सहूलियात दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मरकज को नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और 2 हफ्ते के अंदर जवाब भी इसको लेकर मांगा गया है। ये तमाम डेवलपमेंट्स हैं जो आज के दिन जम्मू कश्मीर को लेकर हुए हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे मैं बात कर रही हूं। डॉक्टर गुलरेज एक वहां की सहाफी हैं जम्मू कश्मीर की, वहां की लोकल सहाफी हैं, बड़ा वहां की पोर्टल और न्यूज़पेपर चलाती हैं। उन्होंने ये कहा है कि फ्री और फेयर जर्नलिज्म नहीं करने दिया जा रहा है, सही से काम नहीं करने दिया जा रहा है और इसको लेकर भी नोटिस जारी किया गया है मरकज की तरफ से और ये कहा गया है कि 2 हफ्ते के अंदर जवाब दे सरकार। देखिए, ये बहुत अच्छा स्टेप हुआ है। मैं बड़ा अंदर से खुश हूं क्योंकि क्या होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो जो भी फेक प्रोपेगेंडा चल रहा है उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा। और ये मत भूलिए कि हर सहाफी मैं सहाफियों की बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन आपको स्मरण होगा कि 71 की जब जंग हुई थी तो देशद्रोही भी किया था कुछ सहाफियों ने, मालूम है ना आपको? तो अच्छा है कि एक बार सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चीज आ जाए और वो बात हमेशा के लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि सरकार जो बता रही है वास्तविकता है वह। और थोड़ा सा मैं पाकिस्तान के बारे में थोड़ा लाइटर नोट पे कहूंगा, लेकिन बात सच है कि देखिए पाकिस्तान की बौखलाहट समझ में आ रही है हमको, क्योंकि पाकिस्तान क्या खा के भारत से लड़ेगा? जो छोटी सी राशि के लिए वो दुनिया भर की ठोकरें खाता फिर रहा है, उससे कई गुना ज्यादा तो हमारे कई कांग्रेसी नेता बिना डकारे हजम कर जाते हैं। तो आप एक तीर से 2 निशाने कर रहे हैं, पाकिस्तान और आप कांग्रेस को नहीं, मैंने लाइटर नोट पे बोला जी। तो आप पाकिस्तान और अपोजिशन जमातों को अपने मुल्क की एक साथ खड़ा कर रहे हैं। देखिए ऋषि दे, मैं लाइटर नोट पे कहा, ऋषि जी के मुंह पे भी देखिए कितनी अच्छी खूबसूरत हंसी आ रही है जी। लेकिन ये सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगी, ऐसे आपको निकलने नहीं दूंगी। डॉक्टर गुलरेज मुझे ही बताइए, क्या अपोजिशन लीडर्स को, पाकिस्तान को आप एक लाइन में खड़ा कर रहे हैं? ना, देखिए मैं तो ये चाहता हूं वास्तव में कि जिस प्रकार से कांग्रेस के कई नेताओं की लोकप्रियता है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान जाएं, वहां चुनाव लड़े और यदि उनमें से कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, यहाँ तक कि राहुल गांधी या मणिशंकर अय्यर भी बनता है, देखिए आप जैसे सीरियस बात करने वाले प्रवक्ता को इस तरह की बातें नहीं शोभा देती। बिल्कुल सीरियस बात कर रहा हूँ, बिल्कुल कोई तालमेल नहीं है। ये हमारे लोग हैं, हमारे वैचारिक विरोध है, लेकिन हमारे लोग हैं और जब भी मुझे उम्मीद है देश पे कुछ भी आंच आएगी तो चाहे कांग्रेस हो चाहे लेफ्ट हो, सब एक साथ खड़े रहेंगे। जी ऋषि मिश्रा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लगातार हम इमरान खान की बात करते हैं तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल जम्मू कश्मीर जो मसला है वो मुसलमानों का मसला है और लगातार इसको हिंदू बनाम मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि अक़लियतों पे दरअसल कितने तरह के जुल्म जो हैं वो हिंदुस्तान में हो रहे हैं और उनके अपने जमीन पर क्या कुछ हो रहा है अक़लियतों के साथ, उसको लेकर उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध रखी है। दूसरी तरफ उनको हिंदुस्तान नजर आता है, लेकिन चीन जो उनका दोस्त है, जहां पर जो उग्र मुसलमान हैं जिनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जब उसको लेकर उनसे सवाल पूछा जाता है तो बहुत अनकंफर्टेबल होते हुए जवाब देते हैं कि उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं है। तो आप ये दोगला चेहरा भी देखिए इमरान साहब का कि मुसलमानों की बात करते हैं, उनके हमदर्द दिखाने का ढोंग करते हैं और आप ये देखें कि हिंदुस्तान के मुसलमान उन्हें प्यारे हैं क्योंकि उन्हें सियासत करनी है और चीन के मुसलमान उन्हें बिल्कुल प्यारे नहीं है। देखिए पहले ऋषि भाई के बाद मैं भी कुछ कहूंगा। पहले गुलरेज भाई के जो उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की है उस पर मैं बोल दूं, गुलरेज भाई आप डॉक्टरेट किए हुए हैं, लेकिन आपने जो बयान दिया है सही नहीं है। देखिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा खूबसूरत पहलू ये है कि वैचारिक मतभेद होना ही लोकतंत्र की एक मजबूती है, एक पिलर है।
उसको आप ध्वस्त ना करें प्लीज। ये इस पे आप थोड़ा माफी मांगिए कि जिस प्रकार से आपने कांग्रेस और पाकिस्तान को कंपेरिजन किया है ये गलत है। आप इसका मतलब महात्मा गांधी को भी कंपेरिजन कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू को कर रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री को कर रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कर रहे हैं। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद होना ही लोकतंत्र की मजबूती है। इस बात को समझ ले। अब आए इमरान खान के आपके पास जी, इमरान खान में मैं बोलना चाहूंगा, इमरान खान की इतनी औकात नहीं है कि भारत को वो पाठ पढ़ाए, और खासकर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। ये वीर अब्दुल हमीद का देश है, ये अब्दुल कलाम का देश है, ये बिस्मिल्लाह खां का देश है, जो मस्जिद जाने से पहले गंगा आरती करते हैं। तो ये इमरान खान सीख ले, ये भारत को पाठ सिखाना बंद करे। जहां तक कश्मीर में मुसलमान की बात है तो पर कैपिटा इनकम देख लीजिए। कश्मीर के जो जनता का पर कैपिटा इनकम है हमारे जो अदर स्टेट के जो लोग हैं उनसे बेहतर है। या कश्मीर का जीडीपी देख लीजिए, हमारे स्टेट के जो अदर स्टेट हैं, अदर राज्य हैं जैसे बिहार है, फार बेटर है। जी, फार बेटर है। तो इमरान खान ये देखे, इमरान खान हम भारत को पार्टनर सिखाए। और जहां तक पाकिस्तान की बात है तो इमरान खान के जो गृह मंत्री हैं, पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं बुशरा जी, उस दिन मैं आपके ही डिबेट में था, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि पाकिस्तान हर एक मामले में खुद फेलवर है, आतंकवाद के मामले में हो, कश्मीर के मामले में हो। और आपको याद होगा मैंने उस दिन भी कोट किया था कि पाकिस्तान के जो आईसीजी में जो लॉयर हैं उन्होंने खुद कहा कि कश्मीर मामले में हमारे हाथ खाली है। तो पाकिस्तान हर मोर्चे पे फेल है, चाहे वो विदेश नीति। आप देखिए अक्टूबर में मैंने उस दिन ये भी कोट किया था, अक्टूबर में FATF की जो निर्णय आने वाली है, यदि FATF 18 अक्टूबर को जो निर्णय आएगी, यदि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल देती है तो पाकिस्तान के हालत ये होंगे कि अपने वहाँ जो मुसलमान रहते हैं उनको 2 जून की रोटी नहीं खिला सकते हैं। और इमरान खान पहले अपने नागरिकों को 2 रोटी की व्यवस्था करें इमरान खान, फिर कश्मीर के मुसलमानों के बारे में सोचे। ठीक है, ओके डॉक्टर गुलरेज, योर कमेंट। देखिए मेरे भाई ऋषि जी ने जो कहा था, मैंने पहली बात तो ये कही थी कि लाइटर नोट पर, लेकिन ये लाइटर नोट पे भी हमारे मन में ये बात क्यों आती है, लेट मी मेक इट क्लियर, इसलिए आती है जिस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू ने धारा 370 लाए थे, जिस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सरनून और नेहरू गलत फैक्ट बोल रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूएन में थे तब 370 लाया गया था। मादा रखिए, इतिहास को तोड़ मरोड़ मत कीजिए, नेशनल चैनल बैठे हैं आप। सुनने का मादा रखिए। जिस प्रकार से बेरूबाड़ी की जमीन, वो देश की जमीन, भारत माता का हिस्सा पाकिस्तान को, देश को बताए बिना इन लोगों ने दिया था। जिस प्रकार से मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद जाके वहां बात करते हैं कि हटा दो इनको प्राइम मिनिस्टर को, जिस प्रकार से राहुल, मैं एक बुरा नहीं मानिएगा सवाल करूंगा, आडवाणी जी पाकिस्तान जाके उस जिन्ना को जो हमारे देश को 2 भागों में बांटा, उसको सेकुलरिज्म कहने की क्या जरूरत थी जिन्ना को, आडवाणी को? दिन भर इस पर जवाब देंगे आप? यूएन तक पहुंच जाते हैं तो क्या कहूंगा? बुशरा जी इनसे जवाब लीजिए। आडवाणी जी पाकिस्तान जाके जिन्ना को सेकुलरिज्म कहते हैं, जो हमारे देश को 2 भागों में बांटने का काम किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में मैं ये कहूंगा कि हमारी विचारधारा के हिसाब से वो उनका निजी मत था, हमारा मत नहीं। आडवाणी जी को पार्टी से निकालेंगे ऐसे तो गुलरेज साहब कांग्रेस भी कह सकती है, फिर गुलरेज साहब ऐसे कांग्रेस भी कह सकती है, वो भी कह सकती है कि भाई जो सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर ने जाके कहा वो उनका निजी मामला है, और ये उन लोगों की तरफ से और पार्टी की तरफ से कहा भी गया। देखिए, जो भी पार्टी का मैनिफेस्टो होता है ना, वो उनका आधिकारिक होता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट कम कर देंगे, आर्म फोर्सेस एक्ट को डाइल्यूट कर देंगे। उनके जब प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, देखिए प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने किया था कि सरनून नेहरू एग्रीमेंट कर लिया था। वो देश को जब पता चला था, जब पाकिस्तान रेडियो से खबर आई थी, जब बेरूबाड़ी पर हस्तांतरण किया था, उस समय भी नेहरू जी प्रधान मिनिस्टर थे। तो ये तो कांग्रेस के इसका और जिन्ना वाले प्रकरण का आप कंपेरिजन ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी पार्टी की तरफ से था। इसलिए नहीं, क्योंकि उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी देश के गृह मंत्री भी नहीं थे,
देश के जो थे वो उस समय उप प्रधानमंत्री भी नहीं थे। तो जब कोई पार्टी का व्यक्ति प्रधानमंत्री हो, अरे भाई गुलेरिया साहब, देखिए मैं इस बहस में नहीं जाना चाहती, मेरे पास बहुत सवाल है जो मैं एक लंबी फहरिस्त आपके ऊपर डाल सकती हूँ और शायद आप जवाब भी बड़ी मुश्किल से ही दे पाए उसका, लेकिन मैं अपनी डिबेट को डाइवर्ट नहीं करूंगी। चलिए मैं अपनी डिबेट को डाइवर्ट नहीं करूंगी, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ। आप अपने मन से पूछिए कि नेहरू जी ने एक वक्तव्य दिया था कि ये धारा 370 घिस जाएगी, लेकिन 70 वर्ष के बाद भी क्यों अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जरूरत पड़ी कि उसको पूरा घिस दे। ठीक है, चलिए उसका क्रेडिट आपको दिया जा रहा है ना। अगर आपने 370-35 से हटाया है और अगर ये मुल्क के मफाद में है तो आपको उसका क्रेडिट दिया जा रहा है, तो वो क्रेडिट आप लीजिए, लेकिन आपको नेहरू से फुर्सत नहीं मिलती है। जिन लोगों ने रायता फैलाया, अरे चलिए गुलरेज साहब नेहरू से बाहर निकल आइए, नेहरू इरा से बाहर निकल आइए। 70 साल हो गए हमारे मुल्क को आजाद हुए, क्यों आप 70 साल का ढिंडोरा हमेशा पीटते रहते हैं? आज की बात की जाए, आज मुल्क के हालात पे बात की जाए। बोल लेने दे 70 साल के ऊपर भी देखिए, उस 70 साल की वजह से हमको यूनाइटेड नेशंस का वीटो की वजह से हम बार बार परेशान होते हैं। चीन का आपको सुषमा स्वराज याद है ना, डॉक्टर गुलरेज, सुषमा स्वराज आपको याद है ना, उन्होंने यूएन में जाकर क्या कहा था कि 70 साल में पाकिस्तान ने क्या किया और 70 साल में हमारे मुल्क ने क्या किया, वो मत भूलिए। लेकिन जो आपने भी शायद जिस स्कूल से पढ़ा होगा, इन्होंने शुरू में आपने जिस स्कूल कॉलेज से आप पास आउट हुए होंगे, और मैं और ऋषि जी यहाँ जो बैठे हैं और एसपी पांडे जी यहाँ जो बैठे हैं, हम लोग भी जिस स्कूल कॉलेजेस से पास हुए हैं वो इन 70 सालों में ही बने हैं। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। शुरू में इन्होंने ही कहा 70 साल। देखिए मैं बड़ा छोटा उदाहरण देता हूँ, बहुत छोटा देश है इजराइल। सुनिए आप सुनिए, हमारे बाद में हमारे 1 वर्ष बाद बना, आज उसकी पर कैपिटा इनकम देखिए, उसका प्रोग्रेस देखिए, और हमारा देख लीजिए। दिस इज ड्यू टू कांग्रेस पार्टी। हमारे बाद मलेशिया आजाद हुआ, मलेशिया की पर कैपिटा इनकम उठा लीजिए और आबादी उठा लीजिए, दिस इज ड्यू टू कांग्रेस पार्टी। ब्राजील का लैंड स्पेस तो हमसे भी ज्यादा है। मैं आपसे फिर 6 साल का हिसाब मांग लूंगी तो मुश्किल हो जाएगी। मैं तो दूंगा ना, 6 साल का हिसाब मांग लूंगी तो आप मुश्किल हो जाएगी। क्वेश्चन है इस पे, जीडीपी को लेकर सवाल पूछ लूंगी तो मुश्किल हो जाएगी। रहने दीजिए, नहीं बिल्कुल पूछिए, रहने दीजिए। जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, मैं उतना देना तैयार हूँ मैडम। चलिए जम्मू कश्मीर पर हम बात कर रहे हैं और उसी पर हमें लौट के आना चाहिए, लेकिन एसपी पांडे जी, सवाल ये उठता है कि गुलाम नबी आजाद को इजाजत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी, सीताराम येचुरी को इजाजत दी, सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर दी, फारूक अब्दुल्ला पर पीएसए लगा दिया गया है। वहां पर जितने भी बड़े लीडर्स हैं वहां के, जिन्होंने दरअसल आइडिया ऑफ इंडिया पे जिन्होंने भरोसा किया, जो डेमोक्रेसी को जिन्होंने आगे बढ़ाया और इलेक्शन में उसी तरह से पार्टिसिपेट किया, वो आज सब लोग जो हैं वो बंद हैं। ऐसे में सवाल ये जरूर उठता है कि मामूल पर जिंदगी लौट रही है, लेकिन आखिर कितना वक्त और उसको लगेगा? देखिए, कोई फैसला होता है उसका जी तो समय लगता है। आज देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जब वहाँ की याचिका दायर हुई कि किसी पत्रकार ने, वहाँ ने कहा कि ऐसी यहाँ पे है कि आवाज़ों को दबाया जा रहा है या सही चीज़ों को नहीं होने दिया जा रहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि हम जाके स्वयं, अगर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि स्वयं जरूरत पड़ेगी तो हम जाके वहाँ पे जायजा लेंगे। यह स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि न्यायपालिका हमारे यहाँ पूरे आस्था विश्वास का केंद्र है। 125 करोड़ आबादी उस पर विश्वास रखती है। सत्ता और विपक्ष पर कोई विश्वास रखे न रखे, लेकिन न्यायपालिका में शायद हमें नहीं लगता कि कोई भी, चाहे सत्ता पक्ष का व्यक्ति हो चाहे विपक्ष का व्यक्ति हो, वो आस्था पे उसके चोट पहुंचा सकता है। तो कहीं ना कहीं अब चीजें धीरे धीरे सही होंगी। एक दिन में कोई फैसला नहीं हो सकता, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात किया। और अमन चैन शांति वहां स्थापित करने का एक बेहतरीन प्रयास जारी है लगातार। और मुझे लगता है कि राजनीति से परे जाके सत्ता के पक्ष को चाहे विपक्ष को भी, और शायद भारत की आम जनमानस, जो आम जनता है, हर व्यक्ति को इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां कश्मीर में शांति होनी चाहिए, कश्मीर में विकास होना चाहिए, एक नया सवेरा बनना चाहिए कश्मीर में। चाहे आजादी के बाद 70 सालों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसका हिसाब हम लोग करेंगे तो बहुत लंबा रहेगा। लेकिन आज जो वर्तमान देश की हालात है वही है कि कश्मीर हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा, और पाकिस्तान को हमेशा इन चीजों पे नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, वो तो कहेंगे, हम तो पढ़ेंगे ही, लेकिन हमें अपने स्तर मजबूत रहना चाहिए। और कोई फैसला अगर हुआ है तो तुरंत चीजें नॉर्मलाइज नहीं होंगी, उस समय हमें देना होगा, हमें आगे आना होगा। अगर विपक्ष के पास भी कोई रचनात्मक सुझाव हो तो हमें दे, सुझाव उसका स्वागत है। ऐसा नहीं कि देश केवल हमारे सत्ता पक्ष का, विपक्ष को भी हम उतनी ही सराहना दे, उतना ही श्रेय देना चाहते हैं, क्योंकि यह राजनीतिक मामलों से परे विषय है। और ये डेमोक्रेसी का एक बेहद मजबूत हिस्सा है। अगर अपोजिशन नहीं होगा तो फिर डिक्टेटरशिप हो जाएगी ना, फिर तो डेमोक्रेसी रहेगी नहीं। भाई राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि संसद जब सड़कें शून्य हो जाएंगी, संसद आवारा हो जाएगी। इसमें ऑल पार्टी मीटिंग आप सरकार को बुलाना चाहिए। सरकार ने बोल्ड स्टेप ले लिया है इसका। खैर मकदम, चाहे पांडे जी हो या गुर्रेज साहब हो या बुसरा जी हो या हम हो, हर लोग स्वागत करते हैं।
लेकिन अब डिसीजन लेने के बाद जो टाइम पीरियड है उसमें ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए। दिल्ली में ही आप ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए। और मेरा एक एडवाइस है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन कश्मीर भेजिए। एक कांग्रेस या कोई अलग अलग पार्टी में मत न जाए, लेकिन एक ऑल पार्टी डेलीगेशन राजनाथ सिंह के लीडरशिप में या अमित शाह जी के लीडरशिप में जाए और वहाँ के हालात का जायजा ले, ताकि कोई भी पोलिटिकल पार्टी ऐसे जाना चाहिए और आप उन्हें दिखाएं। जो अगर वो कोई अगर आप देखें, अगर अपोजिशन कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है, अगर अपोजिशन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है पूरे मुल्क में कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, तो आप ऐसे करिए। आपके लिए तो इससे अच्छा मौका नहीं होगा। आप ऑल पार्टी मीटिंग अपने डेलीगेशन के साथ आप उनको लेकर जाइए। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। गुलाम नबी आजाद 3 बार एयरपोर्ट से लौट चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अब उन्हें इजाजत दी है तो वो जा पाएंगे। देखिए, बिल्कुल सकारात्मक सुझाव है और मैं भी चाहता हूं, पार्टी भी यही चाहती है कि जल्दी से जल्दी यह हो। अब आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे जल्दी से जल्दी कब होगा, तो जो देखिए मेरे पास इंटेलिजेंस इनपुट्स नहीं आते हैं। सरकार एक्ट करती है इंटेलिजेंस इनपुट्स के हवाले से, तो इंटेलिजेंस इनपुट जब आएंगे सकारात्मक इस दृष्टिकोण के लिए तो वो भी कार्य किया जाएगा। आप सरकार को सुझाव दे सकते हैं, आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, नेशनल चैनलों पे बैठते हैं आप। नहीं, मैं नहीं, पार्टी में ही ये पार्टी के अंदर ही यह मानस है कि जल्दी से जल्दी ये किया जाएगा। लेकिन पार्टी का मानस है ये। लेकिन गुलरेज साहब, आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये सवाल उठता है कि एक अकेले नेता को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, क्यों? नहीं, क्योंकि देखिए उनकी मंशा वहां पॉलिटिक्स करने की थी, और जब पॉलिटिक्स यदि ऐसी गंभीर स्थिति में होती है, गंभीर स्थिति का अर्थ है जब एक भूसरा जी इनसे पूछिए, भविष्य करता है हमारे गुलरेज भाई क्या? 20 दिन बाद क्या होगा, कल क्या होगा, कल गुलाम नबी आजाद क्या बोलेंगे, फारूक अब्दुल्ला क्या बोलेंगे, महबूबा जी क्या बोलेंगी? आप भविष्य करता है क्या? मुफ्ती मोहम्मद सईद के परिवार, आप भविष्य करता है क्या? सर थोड़ा सुन तो ले। नहीं, मैं पूछता हूँ, आप भविष्य करता है क्या? देखिए, आप तो जर्नलिस्ट हैं, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं सवाल कर रहा हूं, आप भविष्य करता है क्या? आप कैसे जान गए कि गुलाम नबी जाएंगे तो वहां रैली करेंगे, दंगा फैलाएंगे या ऐसा भाषण देंगे जो भारत के फेवर में नहीं हो? देखिए, आप एक जर्नलिस्ट हैं और आपका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है राजनीति का भी और राजनेताओं के चरित्र का भी। और राजनेता जिस मूल मुद्दे पे चलते हैं, आधारित होती है राजनीति उनकी, ये आप सबके लिए कह रहे हैं, सबके लिए कह रहे हैं, कांग्रेस के लिए कह रहे हैं? सर मैं नहीं बोलता, आप बोलिए। नहीं, आप बोलिए। नहीं, सवाल ये जरूर है गुलरेज साहब, अगर ऐसी ही बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी, अच्छा सुनिए आप मेरी बात, मुझे नहीं बोलने दिया जाएगा तो फिर मैं चुप हो जाऊंगा। अच्छा सुनिए मेरी बात, आप अगर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जाने की इजाजत दी है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सिक्योरिटी, तमाम चीजें, जम्मू कश्मीर के लोग, उन तमाम चीजों का ख्याल रखकर ही उन्हें वहां जाने की इजाजत दी होगी। और एक जगह नहीं, 4 जिलों में जाने की इजाजत दी है और फिर ये भी कहा है कि लौट कर वो रिपोर्ट भी दें सुप्रीम कोर्ट को। अब देखिए, मुझे बोलने देंगे यदि अनइंटरप्टेड, ठीक है, ओके गो अहेड। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको कंडीशनल जाने की अनुमति दी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चेक एंड बैलेंस क्या रखा कि आप आकर रिपोर्ट करें ताकि वहां पर किसी प्रकार की खुराफात नहीं हो। तो सुप्रीम कोर्ट भी यह बात मानती है कि वहां चेक एंड बैलेंस के साथ ही भेजा जा सकता है, राष्ट्रहित में वही है, और इसीलिए चेक के साथ साथ बैलेंस भी कर रही है। वो बैलेंस ये है भेजने का विद कंडीशन, और चेक ये रखा कि आके खुद रिपोर्ट करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट को, ताकि इन लोगों की दाल नहीं निकल पाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट फाइनली वही करेगा जो देश हित में इसलिए कर रहा है। ऋषि जी, देखिए, मेरा ये कहना है, जैसे कोर्ट ने आज निर्णय दिया है वो वेलकम है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें एक ऐड और कर देना चाहिए थी, ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजना चाहिए था, एक बात। दूसरा बात है कि जितने भी हमारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं या फौज के अधिकारी हैं जो जिनका कश्मीर को लेकर लंबा अनुभव है या वहाँ काम किया है उन्होंने, क्यों ना वहाँ पे उनको इंगेज किया जाए, वहाँ पे लगाया जाए, ताकि जो माहौल, जो तनावपूर्ण माहौल कुछ एरिया में है, मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप इतने सक्षम है, हमारे प्रधानमंत्री इतने सक्षम हैं कि एक मैच्योर डिसीजन लेंगे और ले भी रहे होंगे। ये सरकार का अपना अधिकार का मामला है, सरकार कब क्या कैसे लेती है, हमें समय भी देना चाहिए। जैसे पांडे जी भी ने कहा, हम लोग सहमत हैं, सरकार को समय देना चाहिए, लेकिन सरकार को जो हम पत्रकारों का एडवाइस है कि एक तो ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजिए, दूसरा
जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको कश्मीर का अनुभव है, या फौज के अधिकारी हैं जहां उन्होंने कश्मीर में काम किया है, खासकर घाटी में, उनको वहां पे आप लगाइए, ताकि जो रोष है, जो एक तनाव है कुछ एरिया में, और तनाव का बढ़ावा देने का प्रयास अलगाववादी तत्व कर रहे हैं, पाकिस्तान पोषित कुछ जो कट्टरपंथी है वो कर रहे हैं, उसको डाइल्यूट किया जाए। इसके लिए सरकार को पहल करना होगा, तब जाके कुछ वहाँ माहौल बन पाएगी। जैसे डोवाल साहब गए थे, उसका हम लोग वेलकम करते हैं। इसी तरह और भी ऐसा स्टेप होना चाहिए ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है बन पाए कश्मीर और हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे वहाँ जो नुमाइंदे हैं उनके बीच में। जी, क्योंकि ऐसे पांडे जी ये भी देखना है कि दिल तो जीतना होगा कश्मीरियों का। आपने एक इतना कड़ा फैसला लिया है जहां पर हो सकता है कि ज्यादातर लोगों को पसंद हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को जिन्हें नहीं भी पसंद हो सकता है। ये हम ये नहीं कह सकते कि 100 में से 100% लोगों को ये एक्सेप्टेड होगा वहां पर जम्मू कश्मीर में। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि दिल जीतने के लिए वो तमाम कदम उठाए जाने की जरूरत है ताकि उनको ये भरोसा दिलाया जाए कि भाई ये सब कुछ जो हुआ है वो आपके फायदे के लिए, आपके मफाद के लिए हुआ है और यहाँ पर तरक्की की बयार बहेगी, जो लगातार दावे किए जा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, कोई फैसला होता है बुशरा जी, तो उस फैसले से दर्द भी होता है, उस फैसले से खुशी भी होती है। और दर्द होता है तो दर्द का ये मतलब नहीं है कि हमें हमेशा दर्द में रखा जाएगा। दर्द कुछ देर के लिए होता है, जैसे इंजेक्शन लगता है तो आप देखिए कुछ देर तक दर्द होता है, लेकिन वो भविष्य को ध्यान में रख के कि इंजेक्शन लगने के बाद उस डिजीज से हम लगातार आगे न दिक्कत में रहें, इसलिए दर्द इंजेक्शन लगाया जाता है। तो कोई फैसला होता है जिस फिलॉसफी के पीछे होता है कि जो हमारा भावी भारत है, जो हमारा भावी कश्मीर है, वो जो आज की समस्याओं से जूझता रहा लगातार, उन समस्याओं से हम मुक्ति पा सके और वहां का युवा एक नए सपने को देखे, साकार करे और अमन चैन शांति के रास्ते पर आए, लौट के वहां पे गाड़ी पटरी पर आए और वहां के लोग रोजगार से, जैसा कि आपने देखा कश्मीर पूरे इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड में टूरिज्म की दृष्टि से एक बेहतरीन राज्य है जहां पे टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। लेकिन आज तक ये क्षमता जो कश्मीर की पहचान थी उसको दबा कर रखी गई। शायद एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया कश्मीर को, आज उसको खोलने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसलिए हमारा यही कहना है कि तरक्की हमेशा होगी। और मुझे 2009 की से एक शेर याद आ रही है कि माना कि तेरे दीदार के काबिल नहीं हूं मैं, लेकिन एक भरोसा तो करके भी दे, एक बार आपको देखना होगा, विश्वास जताना होगा। मेरेशी जी, आपके पास मैं गुलरेज साहब आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि अक्टूबर में इन्वेस्टर्स समिट आप वहां करने जा रहे हैं। बिजनेसमैन जो है उनकी लिस्ट भी फाइनल कर दी गई है, जिन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। मुझे बताइए कि कश्मीर के कितने उसमें बिजनेसमैन हैं, और दूसरी बात ये कि अभी वहाँ इंटरनेट सर्विसेज नहीं है, इंटरनेट और मोबाइल वहाँ पर नहीं चल रहे हैं। ऐसे में वहाँ के लोगों को किस तरह से पता चलेगा कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स समिट हो रही है, उनके बेहतरी के लिए हो रही है? क्या आपको नहीं लगता कि पहले हालात वहाँ बेहतर करके फिर ये सब कुछ किया जाना चाहिए था? देखिए, सरकार जो भी करती है वेल कैलकुलेटेड करती है, तो अभी तो अक्टूबर में समय है, इंशाल्लाह सब कुछ अब तक ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, मैं एक चीज जो कहते कहते रुक गया था, क्योंकि ऋषि जी ने इंटरप्ट कर दिया था कि राजनीति और राजनीतिकों का जो चरित्र होता है उसके विषय पर, कि देखिए हमारा चरित्र है, हमारी राजनीति भी है उसी चरित्र पर आधारित कि राष्ट्रवाद। कल से यदि कोई ऐसा कानून आ जाए कि राष्ट्रवाद को आप दिखा नहीं सकते, जैसे जर्मनी में लगे थे कानून इस प्रकार से सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो हम तड़प जाएंगे और सब कुछ करेंगे उसके लिए। वैसे ही कश्मीर की ये 3 परिवार जो हैं, उनका जो चरित्र था, उनका मुद्दा था, वो 370 वो कश्मीर को अलग थलग रखकर उस पर शासन करना था। तो ये तड़प रहे हैं, ये बात ऋषि जी को भी समझना चाहिए। दूसरी बात, हमारे दूसरे मित्र ने जो कही बिल्कुल अच्छी बात कही और सरकार वही कर रही है। देखिए, राज्यपाल महोदय ने 50,000 नौकरियां एक मुश्त निकालने की बात की। वो क्यों की? ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। यूनिवर्सिटीज लाने की बात क्यों की? ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और वहां पर लाइफस्टाइल अच्छे हो लोगों की। IIM भी खोला जा रहा है। मैं एक इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ। आप बुशरा जी 1980 के दशक में पंजाब आतंकवाद से ग्रसित था, वहां आतंकवाद इतनी जल्दी क्यों सरकार कंट्रोल कर पाई? क्योंकि वहां के जनता जो चाहती थी कि आतंकवाद वहां से खत्म हो, और प्रशासनिक मैच्योरिटी भी थी। तो आज भी हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रशासनिक रूप से बहुत ही मैच्योर है। हमारे पास अमित शाह, नरेंद्र मोदी जैसे लीडरशिप है, लेकिन आपको वहां के जनता को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। जैसे पंजाब में हमारी सरकार ने ली थी, और आप देख रहे हैं कि पंजाब आज कैसे खुशहाल है। उसी तरह कश्मीर में भी
प्रशासनिक मैच्योरिटी के अलावा जनता को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। आपने 50,000 नौकरी की बात की, यूनिवर्सिटी की बात की, मेडिकल कॉलेज की बात की, लेकिन आपको उन अलगाववादी तत्वों को वहां से भगाना होगा जो वहां पे। ऋषि मिश्रा जी, क्या आपको लगता है ये सेकेंडरी चीजें हैं? आप जो डेवलपमेंट वहां पे करेंगे दैट इज सेकेंडरी, फर्स्ट इज टू विन देयर हार्ट, फर्स्ट टू मेक देम नॉर्मल। बुशरा जी, आप 70 साल से किसी एक भूभाग को एक खास अधिकार दे रखे थे, तो एक इमोशनल मुद्दा होता है, एक इमोशनल मामला होता है, और इमोशनल मामलों को इमोशनल ढंग से ही डाइल्यूट किया जा सकता है। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, पॉलिटिकल सेटअप की जरूरत है। ये वैकेंसी, यूनिवर्सिटी, ये सब सेकेंडरी चीज है। आपको इमोशनली वहाँ के जनता के साथ इंगेज होना होगा। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि जितने भी जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको कश्मीर मामले का अनुभव है, चाहे हमारे रिटायर के जो फौजी हैं जिनको कश्मीर मामले का अनुभव है, आप उनको वहाँ इंगेज कीजिए, ऑल पार्टी मीटिंग भेजिए, लोगों से इंटरेक्ट कीजिए। सॉरी, हमें आप सबको रोकना पड़ेगा, वक्त की मेरे पास कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।